गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल जिंदगी आप लोग अपनी गुजार रहे होंगे। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि सोसाइटी की बेहतरी में हमें अपना मुस्बत किरदार जो है ना वो अदा करना है। हर इंसान का ये अज़्म होता है, इरादा बांधा हुआ होता है हमने, और कोशिश भी होती है कि वो दुनिया में कुछ तब्दीली ला सके, अपने तौर पर बेहतरी ला सके। लेकिन उसकी इब्तदा जो है, उसकी आगाज़ जो है उस चीज़ का हमें अपने आप से करना होता है, अपनी ज़ात से शुरू करना होता है। हमें अपने आप को देखना होगा कि हम कहाँ पर ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं, हम में क्या क्या ऐसी खामियां हैं और कैसे उन खामियों पर हम काबू पा सकते हैं, उनको बेहतर किया जा सकता है। तो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने इर्द गिर्द होने वाले जितने भी वाक़यात होते हैं उन पर नज़र डालते हैं और मुख्तलिफ लोगों से हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते हैं। कुछ लोगों से हमारी जो मुलाकात होती है, जब हम उनसे मिलते हैं तो बड़ी खुशगवार सा एक वक्त गुजरता है, लेकिन कुछ लोगों से मिलने के बाद हमारा मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मुलाकात अच्छी नहीं रहती है। ये जो वो वाइब्स होती हैं जो हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो अच्छी नहीं मिलती हैं। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें चल रही होती हैं और रोज़ाना हमें ख़ुद का मुहासबा करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए ख़ुद का कि हम सोसाइटी की बेहतरी में क्या और ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं। और ये बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए ना अपने दिन का आगाज़ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं और इससे काफ़ी हद तक जो आपका दिन है वो भी अच्छा ही गुजरता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप लोग भी नज़र दौड़ाएं और इर्द गिर्द भी देखें कि किन किन चीज़ों में कमी है, उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो अब आगे हम भी बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बेटियों के हवाले से। तो हमारे मुआशरे में वैसे तो बेटी को अल्लाह ताला की रहमत कहा जाता है, लेकिन पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी ज़िंदगी के हर हिस्से में किसी ना किसी मुश्किल का सामना उसे रहता है। कभी कम उम्री में जबरी शादी करा दी जाती है, तो कभी इल्म के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कभी विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, तो कभी सिन्फी इम्तियाज़ का निशाना बनना पड़ता है हमें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कमसिन लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद लड़कियों को दरपेश मसाइल, सिन्फी इम्तियाज और उनके लिए मुसावी मौक़ों की अदम दस्तयाबी की तरफ तवज्जो दिलाना है। नौउम्र लड़कियों को एक महफूज, तालीम याफ्ता और सेहतमंद जिंदगी का हक हासिल है और अगर लड़कियों को कम उम्री में मौसर तरीके से ताउन किया जाए तो लड़कियां दुनिया को बदलने की सलाहियत अपने अंदर रखती हैं। तो आज के तरक्की याफ्ता दौर में पाको हिंद समेत दुनिया के दीगर ममालिक में मासूम बच्चियां अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सरकारी तंजीम गर्ल्स आर नॉट ब्राइड्स के सर्वे के मुताबिक ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 19 लाख लड़कियों की कम उम्री में शादी कर दी जाती है। तो हमारे मुआशरे में बच्चियों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और इनका सोल्यूशन कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आयशा जलील है, माहिर समाजियात हैं। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच मुनीबा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आज आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर। बेसिकली हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, जो वर्किंग वुमेन है उनको भी, और जो डोमेस्टिक स्फीयर में ख़वातीन हैं उनके मसाइल अलग नौइयत के हैं। और फिर उसके अलावा जो बच्चियां हैं जो वो स्कूल जा रही हैं उनके मसाइल अलग हैं, ऑन द रोड्स अलग मसाइल हैं, कॉलेज जाना शुरू होती है बच्ची उसके इश्यूज़ अलग हैं। और फिर यू कैन सी के बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग के मसाइल हैं। बच्चियों को ये बताया जाता है, मूवीज़ बॉलीवुड देख के बच्चियों को ये लगता है कि ये कोई जो फैंटेसी है, रोमांटिक स्टोरीज जो हैं ये कोई फैंटेसी है, लेकिन रियल लाइफ बिल्कुल उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हर स्टॉकर जो है किसी अच्छी नीयत से आपके पीछे नहीं आ रहा हो सकता, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। और फिर अगर मसला हो जाता है, दे आर अनएबल टू टेल देयर पेरेंट्स कि उनके साथ क्या हो गया है, और वो ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल होती चली जा रही होती हैं। तो इसके अलावा जो ख़वातीन घर से बाहर निकल रही होती हैं और जो बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं, ड्राइव करके उन्हें पहुंचना है, अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, काम पे जाना है, तो वहाँ रास्ते में लेट्स सपोज अगर फ्यूलिंग के लिए वो रुक गई हैं पेट्रोल पंप पे, अब जब पैसे पकड़ा रही हैं तो वो जो पेट्रोल पंप वाला है ना उसने ऐसे करके उसके हाथ से पैसे ले बिल्कुल बिल्कुल। तो आई मीन आप कितना हरास फील करते हैं, आपको गुस्सा भी आता है। देख नहीं रहा होगा, लेकिन जिसके साथ आप कर रहे हैं उससे तो फील हो रहा है ना कि आप किस नीयत से कर रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल, और मतलब वो आपको फील भी हो जाता है ना, जैसे आपने ऐसे, भी हाँ। शुरू में बात की, बहुत ही खूबसूरत बात की कि वाइब्स होती हैं जो हम एक दूसरे इंसान की प्रेजेंस से ही फील ट्रांसफर कर हो लेते रही हैं। होती है ना एक दूसरे से हमें वाइब्स। हाँ जी, तो वो इस तरह से फिर वहाँ पर भी हरासमेंट हो रही है। रोड पे ट्रैफिक के दौरान भी खातून ड्राइवर जा रही है तो भी जी ऑप्रेशन इज़ देयर, तो वहाँ पर भी ख़वातीन जो है ना उनको ऑप्रेस करना है कि ये खातून है, इसको जज कर रहे हैं जी, ड्राइविंग नहीं आती होगी इसको, तो वहाँ पर भी मसाइल हैं आपको, वहाँ ऑपरेशन है, वर्क प्लेसेस पे हरासमेंट है आपको। और आप देखें जब कोई इंसिडेंट हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात कर लें, उस पर कोई बाहर का बंदा तो मौजूद नहीं है ना, तो आप कैसे साबित करें? लेट्स सपोज अगर आप कहती हैं, क्लेम करें कि जी डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो आप कैसे साबित करें? आपके इर्द गिर्द तो सिर्फ आपका वो हस्बैंड होगा, भाई होगा जो कि डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होगा आपके साथ। राइट ऑफ इनहेरिटेंस के मसाइल हैं, तो इस तरह देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। ख़वातीन हर स्टेज पर जो है ना बहुत कुछ झेल रही हैं अभी तक। जैसे मैं सोच रही थी कि 40 साल पहले पेरेंट्स इस चीज़ के बारे में परेशान होते थे कि बेटी को स्कूल के लिए भेजना है या नहीं भेजना, बेटी पढ़ानी है या नहीं। अब पेरेंट्स उस ख्याल से बाहर आ गए हैं। देयर इज़ अ काइंड ऑफ कंसेंसस इन द सोसाइटी कि अब बेटी पढ़ेगी। जो अफोर्डेबल क्लास है उसका एग्रीमेंट है। अब सिर्फ जो पुअर क्लास है ना उसका रह गया है कि हाँ जी उनके पास वसाइल नहीं है बेटी को पढ़ाने, फिर वो बेटियों के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या लगता है आपको आयशा कि ये सारे जितने भी मसाइल हैं जिन पे आज हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में है या बाकी ममालिक में भी इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं ख़वातीन को? देखिए, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिफर करती हैं। अच्छा। जो आपके हालात होते हैं उसके मुताबिक ही मसाइल होते हैं। ओवरऑल तो पूरी दुनिया में ही जो ख़वातीन हैं उनको मसाइल हैं, उनकी नेचर बस डिफरेंट है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में और नेचर के मसाइल हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के मसाइल और नेचर के हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर अगर हम बच्चियों की स्पेसिफिकली बात करें तो घर में जो न्यूट्रिशन है उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि पेरेंट्स की प्रेफरेंस बेटा है कि जी अच्छा चिकन का जो पीस है वो तो आपने भाई को ही देना है, और बेटी को यही ट्रेन कर रहे हैं कि वो सैक्रिफाइस करना सीखे। पहले भाई के लिए सैक्रिफाइस करे और फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए सैक्रिफाइस करे। और इन द मैरिज ऑल्सो आप देखिए, मैरिज के बारे में पेरेंट्स कहते हैं अच्छा बेटा शादी के बाद ये सब कुछ तुम कर लेना, तो आप उसको शादी से पहले उसकी सारी ख्वाहिशात को रोक के रखते हैं कि उसको लगने लग जाता है कि शादी ही शायद कोई हल है सारे मसाइल का। तो वो अपने करियर से हट के सिर्फ शादी पे फोकस किया हुआ होता है, शादी करनी है, ऐसा मटेरियल किस्म का आपका एक विजन बन जाता है कि इस तरह का इंसान होगा उससे शादी करनी है, आइडियल टाइप ऑफ हस्बैंड ढूंढना आपने। तो अपने करियर पे फोकस ही नहीं करते। जब आप शादी में चले जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है जो कि लाइफ टाइम है। वंस यू बिकम अ मदर उसके बाद आप उससे गिव अप नहीं कर सकते, है ना। आप कभी अपने जो बच्चों की फिक्र है उससे आज़ाद नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर आयशा, जिस तरह मैं बात करी थी कि एक सर्वे के मुताबिक 19 लाख बच्चियों की जो है कम उम्री में शादी करी जाती है, अर्ली एजेस में उनकी शादी कर दी जाती है, और ये बहुत बड़ा मसला है। मतलब अभी भी ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम इतना डेवलप कर चुके हैं, हमारा माइंडसेट इतना बढ़ चुका है, अब हम आगे की सोचते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है इसके लिए क्या चीज़ें करने, क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है हमें पे? देखिए, मेरे ख्याल से जो घर के अंदर निज़ाम है ना उसको कायम औरत ही करती है। तो जो माँ है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को बैलेंस करे। पहले तो हमें माँ का जो फोकस है ना उसको शादी पे से हटाना है कि जी बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना है, उसकी शादी करनी है। नहीं, उसको पहले आप इंडिपेंडेंट होने दें, उसको बताएं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए रेडी होना पड़ता है। आपको वसाइल भी चाहिए, आपको रिसोर्सेज फाइनेंशियल चाहिए, आपको सोशल सपोर्ट चाहिए, तो वो उसके लिए उसको रेडी करें। बच्ची को पहले से ही आप शादी में क्यों बांधना चाहेंगे? लेकिन आपको लगता है कि एक ये भी वजह है कि ख़ासतौर पर लड़कियों को या ख़वातीन को उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे हक़ क्या हैं, हमारे हुकूक क्या हैं जो हम लोगों ने लेने हैं, हमें जो लॉज हैं वो हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, लॉज का आपको पता है हमारी सिचुएशन कैसी है। अगर आप लीगल सिस्टम में जाके अपने राइट्स को क्लेम करना शुरू करें तो खातून को मालूम है कि एक तो रिसोर्सेज लगेंगे, उसमें आपकी एनर्जी इतनी लगेगी, अच्छा। आप बाकी सारे कामों से डाइवर्ट हो जाएंगे। आप अगर जॉब करें तो आप सारे टाइम कोर्ट्स के चक्कर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं, अगर हमारा कोर्ट्स का सिस्टम एफिशिएंट हो तो क्यों नहीं ख़वातीन जाएंगी वहाँ पे इंसाफ लेने के लिए, क्यों नहीं रिपोर्ट करेंगी इंसिडेंट्स, बिकॉज उनको ऑलरेडी मालूम है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये एक हमारी सोसाइटी में ना बिलीव बना हुआ है ऑलरेडी कि नहीं मिलने वाला आपको, तो आप खामोश ही रह जाएं, आपकी रिस्पेक्ट भी जुड़ी हुई है उसके साथ। लेकिन बेसिक जो नीड है, मतलब वो चाहे ख़वातीन हो चाहे वो कोई मर्द हो, एक बेसिक नीड है कि आपको सेहत
के लिए अच्छी एक प्रायोरिटाइज करना चाहिए आपको, तालीम आपको अच्छी मिलनी चाहिए, आप अच्छा खाना पीना खाएं, मतलब ये बुनियादी चीज़ें जो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन यही नहीं मिल रही होती हैं। सेहत के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लड़की को कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये बच्चे के लिए रख दो, ये बेटे के लिए रख दो, अच्छे कपड़े नहीं पहनने, बेटे को अच्छी तालीम भी दिलवानी है, सारा कुछ दिलवाना है। तो मतलब बेसिक चीज़ अगर हमें नहीं दी जा रही है तो हम आगे एक नस्ल चलानी है, लड़की ने जाके, लड़के से चलती है लेकिन लड़की ने भी एक नस्ल चलानी होती है। तो अगर उसी के अंदर ये सारी चीज़ें लैक कर रही होंगी तो आप आगे फिर कैसे, आप फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, आई एग्री विद यू। बस उसके लिए ख़वातीन को खुद ही जो है ना कंट्रोल करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। आगे आने वाली जो बच्चियां हैं आपकी, वो माएँ खुद रियलाइज़ करें कि जो उनके साथ हो गया है दैट्स फाइन, ठीक है, अब उसको बदल नहीं सकते आप, लेकिन आने वाली जो नस्ल है, नई बच्चियां हैं, उनके लिए रास्ता आसान करें। उनका इक्वालिटी, घर में आप चलें किसी को प्रेफरेंस ना दें बच्चे को, आप इक्वालिटी की तो बात करें ना, जो चीज़ बेटे के लिए पसंद करें वही बेटे के लिए भी, बेटी के लिए भी पसंद करें। तो इसी तरह ये नहीं है कि हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ही कोई डार्कनेस है या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, देयर आर गुड पीपल ऑल्सो। अगर आप जैसे देखें ना, अगर आप घर से बाहर निकलें, एटीएम पे गई हैं आप, बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप में आप खड़ी हैं, अकेली खातूनें लाइन में, ऑलरेडी क्यू में बहुत सारे आदमी मर्द हजरात खड़े हुए, तो उनमें से सम पीपल वुड बी कि आप मैडम आप पहले चली जाएं और आप कर लें, बिकॉज हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, इट डजंट लुक नाइस कि खातून खड़ी है और वो बाकी सारे जो है मर्द हजरात है। इसी तरह आप सिंपली, मैं बहुत छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ, तंदूर पे आप रोटी लेने चले जाए, एक खातून है, वो फ़ौरन से, वो लोअर क्लास मैन है बट दे रियलाइज़ कि खातून को यहाँ नहीं खड़ा करना है, इनअप्रोप्रिएट है, वो फ़ौरन से आपको पहले फारिग कर देंगे कि आप जी लेकर चले जाएं। तो अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छा देखिए, जो हमारे ना इंसान है उसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इन सर्टन सिचुएशंस वो बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है और इन सम अदर सिचुएशंस वो बुरे तरीके से भी रिएक्ट करता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डिसीजन करना, ये हम नहीं कह सकते कि ये फ़लाँ इंसान जो है ये क्लास है, पुअर क्लास, ये तो है ही ऐसे, उनको जज कर देना या लेबल लगा देना जो है वो सोल्यूशन नहीं है। तो मुख्तलिफ इंसान डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स दे आर गुड, समटाइम्स दे आर बैड, तो ये सारा कुछ इकट्ठा चलता है। और मैं ये नोट कर रही हूँ मुनीबा के जब से मीनार पाकिस्तान का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से जो हमारे ये लोअर क्लास मैन हैं ऑन द रोड्स, वो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको स्टेयर और हरासमेंट का दे रहे होते हैं। उससे पहले मुझे लाहौर में रहते हुए, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड नाउ, और 32 साल से मैं लाहौर में हूँ। तो मैंने इससे पहले इस तरह का सड़क के ऊपर बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं किया। खुलेआम होना शुरू हो गया ना ये चीजें। पहले फिर भी थोड़ा सा लिहाज हो जाता था कि अच्छा माँ बहन गुजर रही है तो नजरें झुका ले। अब तो मतलब वो शर्म और वो हया रही नहीं है जी। तो वो मतलब ब्रश करके जा रहे हैं साथ शोल्डर, कितना अजीब सा आपको बुरा फील करवाने के लिए। शूटिंग कर रहे हैं, आप बाहर निकल जाओ, मतलब किसी ओकेजन पे 14 अगस्त पे निकल जाओ, किसी ऐसे ईद पे निकल जाओ, तो आप बाहर, मतलब औरतें तो बाहर जा ही नहीं सकती ना इस तरह के ओकेजन्स पे। बिल्कुल। पहले जब हम छोटे थे उस वक्त लाहौर में बड़ी रौनक हुआ करती थी। 14 अगस्त के मौके पे कोई फैमिली घर के अंदर नहीं होती थी, सब गाड़ियों में रोड्स के ऊपर वो रौनकें देख रहे होते थे, और बीच में इस तरह के एंजॉय करने वाली यूथ भी होती थी, लड़के होते थे, लेकिन वो कभी आपको डराने वाले नहीं होते थे। बिलीव यू मी, कभी भी उनसे हरासमेंट या उनकी जो नजरें, वो बस अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अब चीज़ें जो है काफ़ी थोड़ी हुई हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, मतलब बड़े स्केल पर काम करने की ज़रूरत है हमें। लेकिन बड़े स्केल पे किस तरह, मतलब आपका क्या, फिर हमें अपने स्कूल लेवल पर इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए? मतलब बच्चे वहीं से पढ़ते हैं ना, वहीं से अडेप्ट करते हैं चीज़ें, उनके सिलेबस में डाल देनी चाहिए कि अच्छा इस तरह ये चीज़ें, सोसाइटी में हमने किस तरह रहना है, क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या क्या एथिकली हमें करना है ये चीज़ें। बिल्कुल, हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। स्कूल में भी काम करें, कॉलेजेस में भी काम करें, बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की आप ट्रेनिंग दें। बच्चियों को, पेरेंट्स ज़्यादातर सोचते हैं कि नहीं, अगर बेटा है उसने जोडो सीखना है तो दैट्स फाइन, उसको आप जाने दें, बेटी ने क्या करना है सीख के। तो वो उसका एक प्रॉपर जेंडर हम लोग क्रिएट करते हैं ना, जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं हम, बेटी की एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, और एक अच्छी बेटी होती है जो कि फ्यूचर में अच्छी बहू बन सकती है, वो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए होते हैं उस बच्ची में। तो वो चीज़ जो है ना, उससे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। स्कूल पे भी काम करें, कॉलेज पे भी, यूनिवर्सिटी में भी। इन सब सारे एस्पेक्ट्स को, ये नहीं होगा कि पहले आप एक एस्पेक्ट पे काम शुरू कर दें, नहीं,
सब चीज़ों पर और एक ही दफ़ा से काम करना शुरू करना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पे भी बहुत सारा लैग करते हैं, मतलब जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी हो रही होती हैं। बहुत से जो मर्द हजरात हैं वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं वो वुमेन कार्ड भी यूज़ करती हैं। मतलब वो अपने हक में अगर उन्हें करना होता है तो वो फिर वुमेन कार्ड के हम ख़वातीन हैं, हम बड़ी मजलूम हैं, हम सन पे नाजुक हैं, तो हमारे साथ ये सारा चीज़ें हो रही हैं। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। जो देखें ख़वातीन की इक्वालिटी की जो बात है ना, उसमें आप देखें ख़वातीन ये करती हैं, प्रिविलेजेस चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें इक्वालिटी भी मिले और फिर प्रिविलेजेस भी मिले, जो पहले हमारी सोसाइटी में कार्ड यूज़ करती हैं। बिल्कुल करती हैं जहाँ पर उनको थोड़ा सा लगे कि जी अब डिबेट हाथ से निकल रही है तो फिर बस जी दे यूज़ इट। तो ये चीज़ें गलत है, मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए इस तरह चीज़ों को मोल्ड कर देना, ये चीज़ गलत लग रही है आपको। बिल्कुल। तो दूसरा मैंने ये अपनी सोसाइटी में भी देखा आयशा कि हम एक दूसरे की टांग खींच रही होती हैं, औरतें ही एक यूनिटी उनमें नहीं है। मतलब आप घर में देख लें, सास बहू का मसला सदियों पुराना चलता आ रहा है, अभी तक वही प्रॉब्लम्स रहती हैं। रिश्तेदार आपस में जो ख़वातीन होती हैं वो आपस में नहीं बैठ सकती हैं, दोस्त जो होती हैं उनमें भी जेलसी आ जाती है। मतलब हम कोलीग्स, हम जब ऑफिस में होते हैं यहाँ पर भी हम एक दूसरे को लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, नीचे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को लिफ्ट अप नहीं करते हैं कि हम अगर एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो हम तरक्की करवा सकते हैं। मतलब जो मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं सोचती हूँ वो ये है कि आपको एक दूसरे की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ख़वातीन एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हो जाएं तो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाए। हाँ। और जो घर में ख़वातीन हैं उनके बारे में देखें, हर जगह अच्छे लोग भी हैं और हर जगह बुरे लोग भी हैं। तो जिसको हमारी सोसाइटी में ना पावर एक्वायर करने को मिल जाती है ना, वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। अब समटाइम्स ऐसा होता है, मैं इस नज़रिए से भी देखती हूँ कि जो हाउसवाइफ्स हैं और जो उनके बच्चे हैं और उनका सिर्फ सोली हस्बैंड है जो अर्न करके ला रहा है, वो पूरा का पूरा बर्डन उसके ऊपर ही डाला हुआ होता है। अपनी ख्वाहिशों का बर्डन भी, जो कि आपको मालूम है कि आपका हस्बैंड कितना अर्न करे, उसे निकल कर भी उस पर डाला हुआ होता है बर्डन। और समटाइम्स इसके बरक्स जो वर्किंग वुमेन है, दे अंडरस्टैंड कि हस्बैंड की क्या कैपेसिटी है और वो उसको सपोर्ट कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। तो दोनों तरफ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों तरफ जनाब अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन आइडेंटिफाई आपने करना है कि आपने किस साइड पे जाना है, अच्छे लोगों की तरफ जाना है या बुरे लोगों की तरफ जाना है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलील हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और लड़कियों के हवाले से, कम सन लड़कियों के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किन किन मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और उनके सोल्यूशंस क्या हम लोग एज ए सोसाइटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह बात कर रही थी मैं बच्चियों के हवाले से, तो बच्चियां हों या फिर बच्चे, तालीम उनका बुनियादी हक है और हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छी तालीम भी हासिल करे, अच्छे ग्रेड्स हासिल करे ताकि वो एक भरपूर और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। तो आज के जो बच्चे हैं ना, वो माजी के बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये सोशल मीडिया और आईटी का दौर है। छोटे छोटे बच्चे भी दिन का काफ़ी वक्त जो है अपने मोबाइल पर, टैबलेट्स पर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ गुजारते हैं और फिर वो बच्चे अगर जब किताबें खोलते हैं और उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो रिवायती तरीका अपनाते हैं ना, तो वो इतने अच्छे अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और आज और ख़ास तौर पर अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो उन्हें वीडियोस, एनिमेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से ज़्यादा जल्दी से वो लोग सीख लेते हैं जो भी लेसन होता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में जो गैर रवायती अंदाज़े तालीम है वो जल्दी से तरवीज पा रहा है और जिसमें बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वीडियोस, एनिमेशंस की मदद से उन्हें सिखाया जाती है जो भी चीज़ें उन्हें पढ़ाई जा रही होती है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक विजुअल्स की मदद से बच्चे जल्दी सीखते हैं और ख़ास तौर पर उन्हें जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मदद मिलती है, जल्दी समझ सकते हैं वो। तो इस तरीक़ेकार से कैसे हम लर्निंग कर सकते हैं और ये अंदाज़े तालीम
कितना मौसर साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे और आपको करके भी दिखाएंगे। जनाब हसन फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। हसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा हसन, मैंने तो वही ट्रेडिशनल जो एजुकेशन थी वही हासिल की, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस रट्टा लगाया, थीरी पढ़ी और इस तरह ही हम लोग आ गए। अब ये जो रिवायती तरीके से हम लोग निकल रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स आते जा रहे हैं, लर्निंग बेस्ड जो है चीज़ें आती जा रही, क्या है ये, किस तरह हम इनसे सीख सकते हैं? एजुकेशन के साथ साथ ये भी चीज़ होनी चाहिए। ना सिर्फ आपने बल्कि मैंने और हम सब ने इसी हम पुराने रिवायती दौर के तरीके बच्चे। से, हाँ बिल्कुल। तो अब रिवायती मतलब किताब है आपके पास, हाँ। वाइट बोर्ड है, अब यानी वाइट बोर्ड भी अब आया है, हाँ। हमने ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक पढ़ा हुआ बोर्ड है, पे पढ़ा है, हाँ। तो ये मैक्सिमम हमें अवेलेबल होती हैं चीज़ें, तो हम इसको ही ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। और असल में अब सबसे बड़ा इसमें इशू ये है कि एक गैप है, अच्छा। बच्चा जो चीज़ सीख रहा है और बच्चे के खुद के दरमियान एक गैप है, यानी वो ऐसी चीज़ें सीख रहा है जिसको वो देख नहीं रहा, सही। जो उसको अवेलेबल नहीं है। ओके। तो ऐसी सूरत में बच्चा कितना ही सीख पाएगा। तो यानी ये ऐसे ही है जैसे मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो एक बच्चा ड्राइविंग सीखना चाहता है और आप उसको एक किताब पकड़ा देते हैं और वो पूरी किताब 3 दफ़ा अच्छे तरीके से याद कर लेता है। उसके बाद अगर आप उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा दें तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। यानी वो उसको वो 3 दफ़ा किताब पढ़ना शायद उतना फ़ायदा नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप उसको 2-3 दफ़ा गाड़ी में बिठाएं और ड्राइविंग सिखाएं, यानी आप कहेंगे कि भाई ड्राइविंग कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, ड्राइविंग सीखने की है। या इसी तरह अगर कोई बच्चा कहे कि यार बाबा मैंने आज स्विमिंग पढ़ी है, तो आप उसको डांटेंगे कि बेटा क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो, यानी स्विमिंग पढ़ने की चीज़ नहीं है, स्विमिंग सीखने की चीज़ है। लेकिन जब बच्चा रोज़ हमें आकर कहता है कि सर मैंने साइंस पढ़ी है, तो इस पर अलमिया ये है कि हम ना हैरान होते हैं, ना परेशान होते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं। कहते हैं बड़ा अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। हमें वहाँ पर भी यही रिएक्शन देना चाहिए कि साइंस बेटा पढ़ने की चीज़ है, साइंस जो है वो सिर्फ पढ़ने की चीज़ है बल्कि सीखने की चीज़, जस्ट लाइक ड्राइविंग। तो जैसे आप पूल में उतरे बगैर स्विमर नहीं बन सकते, तो इसी तरह से सीट पर बैठे बगैर आप ड्राइवर नहीं बन सकते। इसी तरह से जब तक आप इक्विपमेंट्स को खुद यूज़ नहीं करेंगे, कैपेसिटर्स हैं, बैटरीज हैं, रेजिस्टर्स हैं, जब तक आपने इनको खुद नहीं यूज़ किया होगा। यहाँ अलमिया ये है कि इवन असातिज़ा कई सालों से पढ़ा रहे होते हैं और उनको कैपेसिटर दिखाया जाए तो वो खुद हैरान होता है कि अच्छा रियल लाइफ में ये ऐसा दिखता है, तो मतलब फिर बच्चों का क्या हाल होगा। खुद नहीं प्रैक्टिकल किया होता, फिर वो बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। तो ये इसी को हम बेसिकली नाम देते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि जो चीज़ आप पढ़ाएंगे बच्चे के सामने वो चीज़ फिजिकली मौजूद हो। आप मोटर पढ़ाएंगे तो आप क्लास में मोटर लेकर आएंगे, जनरेटर पढ़ाएंगे क्लास में जनरेटर, बैटरी पढ़ाएंगे क्लास में बैटरी लेकर आएंगे, ताकि बच्चे उन ऑब्जेक्ट्स को वाकई में देखें, फील करें कि यार रियल लाइफ में कैसे लगते हैं, वर्किंग कैसे करती है। एक किताब पर एक जो 2D इमेज होता है वो आपको उस तरह से इंस्पायर नहीं कर सकता, जैसे कि वो एक ऑब्जेक्ट अगर फिजिकली आपके पास मौजूद है। स्टडी भी तो ये कहती है ना हसन कि आप जितना विजुअली उस चीज को करोगे, उसको अपने हाथों से करोगे, आपको वो ज्यादा जल्दी याद होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और उसमें फन एलिमेंट है, हाँ। वाव फैक्टर है, यानी बच्चा जब एक चीज को खिलौना है जिसमें कोई फिजिक्स का असूल छुपा हुआ है, जब उसको इस्तेमाल करता है उससे इम्प्रेस होता है। बच्चे अपने टॉय से ज्यादा किसी चीज से इम्प्रेस नहीं होते। तो अगर वो साइंस वहां मौजूद है ना, तो फिर वो उनके दिल को लगती है और फिर उनको ये यानी वो फिर उसको घंटों भी पढ़े ना या घंटों उससे खेलें, तो उनको लगता है कि लाइक वो खेलें, लेकिन एक्चुअली में वो लर्निंग है, यानी हिडन लर्निंग है। तो किताब जैसे बच्चे के हाथ में आती है वो एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि लो अब मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन गैजेट्स जब उसके पास हो तो वो एक्चुअली लर्निंग ही हो रही होती है, लेकिन वो हिडन होती है, तो बच्चे के जहन में यानी उस पर कोई बर्डन नहीं होता। तो ये इसका फायदा है। तो आज फिर आप क्या हमें लर्निंग बेस्ड एजुकेशन सिखाने वाले हैं यार? हर दफा जब भी मैं हसन के साथ बैठती हूँ कोई नई चीज और हैरान कुन चीज आप मुझे सिखा के जाते हैं। बस ऐसे ही है। तो आज हम वो चीज सीखेंगे जिससे अक्सर लोगों की जान जाती है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, इसमें लाइक लिटरली भी जान जाती है इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप मिस यूज करें, लेकिन यहाँ मैं पढ़ने से मेरा मुराद है कि वहाँ पर पढ़ने से जान जाती है। अब हम नॉर्मली हम ट्रेडिशनल अगर एक अप्रोच लें तो हमारे पास क्या है कि हम व्हाइट बोर्ड पर आएंगे, डायग्राम बनाएंगे और बैटरी और एलईडी, लेकिन हम इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, अब हम वही बैटरी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बैटरी है, ठीक है, और ये आपके पास एक एलईडी बल्ब है, और मैं बच्चों को इस बैटरी के साथ ये एलईडी बल्ब कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ कि ये ऑन हो रहा है इस तरह से।
ठीक है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उनको यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं हाँ। कि किस तरह से बैटरी से हाँ। डिफरेंट अप्लायंसेस चल हाँ, सकती हैं। ठीक है। लेकिन अगर देखें अब ये एक्टिविटी हो गई है, लेकिन ये इनफ नहीं है, यानी वायर्स में से करंट पास कर रहा है, हाँ। बट मैं किस तरह से इसको विजुअलाइज करूं कि करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, यानी वायर के अंदर क्या है, हाँ। कोई जैसे पाइप के अंदर पानी बहता है क्या, इसके हाँ। अंदर कोई चीज बह हाँ। रही है या कोई चीज चल रही है, कोई चीज भाग रही है, तो एक्टिविटी यहाँ हो गई है। लेकिन अभी भी लर्निंग उस तरह से नहीं हुई है। हाँ। तो अक्सर कुछ लोग समझते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का बस मतलब है कि एक दो चीजें लाकर दिखा, नहीं, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों ने फिर गैजेट्स को इस्तेमाल करके, इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों के जहन में बिठाना है। ठीक तो अब है। मिसाल के तौर पर इस वायर के अंदर क्या हो रहा है, ये एक सवाल है, बिल्कुल, ऐसे आपके है, जहन में हाँ, भी है, मेरे हाँ। जहन में भी है। अब हम बच्चों को यूजुअली बताते हैं कि इन वायर्स के अंदर एक बड़ा टाइनी पार्टिकल एटॉमिक साइज का, यानी वो इतना छोटा जर्रा है कि रेत के एक जर्रे के अंदर वो करोड़ों की तादाद में है। अच्छा। उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके। वो इसके अंदर फ्लो करते हैं। ओके। अब बच्चों को ये विजुअलाइज करवाना हाँ। मुश्किल है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक गैजेट है। सही। ओके। अच्छा, इस गैजेट को जरा देखें। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एलईडीज आप देख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस तरह से शो किया हुआ है यहाँ। ओके। ये गैजेट्स के अंदर ये जो हर एक एलईडी बल्ब है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके। अब आप समझे ये गैजेट नहीं है, ये असल में वही आपकी वायर है जो पहले मैंने आपको ये वाली वायर हाँ, दिखाई, ठीक। ये असल में मैं आपको मैग्नीफाइड वर्जन उसका दिखा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, ये मेरे पास वही बैटरी है, हाँ। ठीक है। जब मैं इस बैटरी को इससे कनेक्ट करता हूं तो डेफिनेटली करंट पास करेगा ना। तो हम देखते हैं कि वो करंट असल में वायर के अंदर क्या हो रहा है। हमने ये देखना है कि वो जब हम बैटरी के साथ लगाते हैं वायर, तो वायर के अंदर किस तरह वो जो करंट Exactly. वो जो वो सारा ट्रांसफर होती है, बिल्कुल वो विजुअलाइज हम लोगों ने करना है, विजुअलाइज ठीक करनी है। है हमने। ठीक तो ये हम कुछ इस तरह से करते हैं, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ जरूर जरूर। और ताकि इसको हम इजीली परफॉर्म कर सकें। तो आई होप कि कैमरे में ये चीज आ रही नजर आ रही होगी। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं और जैसे ही मैं इसको सेल से कनेक्ट करता हूं तो आप देख रहे हैं ये very असल में nice. वायर के अंदर हो रहा है। Very nice. यानी जैसे ही आप कोई वोल्टेज सोर्स, कोई बैटरी है, कोई हाँ, सेल है, वो हाँ. कनेक्ट करते हैं तो Okay. फौरन ही जो अंदर वायर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पहले रेस्पर वो होते हैं, इस तरह, लेकिन ठीक है। वो उस वोल्टेज सोर्स की वजह से Okay. फ्लो करना शुरू। दिस इज व्हाट इज Okay. हैपनिंग इनसाइड अ वायर। तो Okay, that's क्योंकि वो good. पार्टिकल इतना छोटा है तो हम बच्चों को चाहकर भी इमेजिन नहीं कर, यानी चाहकर भी दिखा नहीं सकते, लेकिन हम कोई इस तरह से एक एनालॉजी क्रिएट करके किसी और गैजेट की मदद से उसको जरा एक मैग्नीफाइड वर्जन अगर हम बनाएं तो हम ये इस तरह से बता सकते हैं। Very अच्छा, अब मजे की बात, हमारे पास डिफरेंट बैटरीज क्यों होती हैं, यानी अब ये जैसे 1.5 वोल्ट का सेल है, अगर आपने देखा होगा सम टाइम हम इस 1.5 वोल्ट के सेल की बजाय ये 9 वोल्ट की बैटरी यूज अच्छा, करते हैं। ठीक अब है। होगा क्या, जरा अगर आप क्लोजली देखें एक दफा फिर से 9 वोल्ट की बैटरी को देखें, 1.5 वोल्ट की बैटरी को, जरा इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को देखें। हाँ। अब अगर मैं इसी को कनेक्ट कर दूं इस 9 वोल्ट की बैटरी से, तो अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है ओह वाओ, वो तेज हो गई। बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हाँ। इसका मतलब जितने वोल्टेज बढ़ते हैं वाओ। उतना करंट जो है वो बढ़ता रहता है। हाँ। तो अब बच्चा इमेजिन कर सकता है कि यार अगर 9 वोल्ट की बैटरी ने इतना फर्क डाला है तो हमारे घरों में तो 220 वोल्ट्स आ रहे हैं, हाँ। तो उससे कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट बन सकता है Very- और वो हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। अब आपके जहन में आज के बाद जब भी आप वायर्स देखेंगे, आप वायर्स नहीं देख रहे होंगे, हाँ। आप उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इमेजिन कर रहे Electrons को, होंगे, हाँ, जो imagine कि कर रहे एक्चुअली में फ्लो कर रहे हाँ, हैं। exactly. ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ये नहीं है कि आप बस आए और क्या कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं मगरू लाना, कि भाई आप आकर बस एक हल्का सा टच दे दें, नहीं, आप फिर पूरा कॉन्सेप्ट उसके जरिए कन्वे करें ठीक। ताकि बच्चे के जहन में पूरा आइडिया बैठे कि ये चीजें किस तरह से नजर आती हैं। तो और ये बड़ी अच्छी एक चीज है, मतलब आगे आने वाले जो टाइम है उसमें यही चीजें ज्यादातर हमारे यहाँ फायदे शायद भी- आगे आने वाले टाइम में यूज हो। दुनिया अब यहाँ पहुंच चुकी है, दुनिया यूरोप बड़ी में देर की पहुंच चुकी है। यूरोप में ये चीजें, ये गैजेट्स जो हैं हाँ। वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं और आप वहां पर देखें, वहां पर इसलिए ये ट्रेंड है कि बच्चे बड़ी खुशी खुशी स्कूल की तरफ भागते हैं, हाँ। क्योंकि वो वहां पर उनको इस तरह से हम रट्टे नहीं लगवा रहे, यानी हम प्रॉपर ये कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने बाकायदा तौर पर एक सेगमेंट स्टार्ट किया है स्मार्ट लर्निंग के Okay. नाम से। तो उसमें हमारा मकसद ये है कि स्मार्ट लर्निंग में वी आर नॉट गोइंग टू यूज व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, ओके। ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल साइड पे हो जाएगा, ठीक उसमें है। सिर्फ गैजेट्स होंगे। अगर कोई लाइक हम बात करें किडनी की, तो रियल किडनी होगी। अभी हम ओह। लोगों ने किडनी डाइसेक्शन की
तो हमने गोट की किडनी के अंदर सारा मैकेनिज्म दिखाया है कि कैसे हो रहा है। Oh, तो इसी that's तरह से very करंट good. होगा तो ये गैजेट्स होंगे, सही, कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर की रियल चीजें होंगी जो बच्चों को, हम तो कंप्यूटर पढ़ते हैं, बच्चों ने अंदर देखा ही नहीं होता कभी कि क्या होता है कंप्यूटर में, वर्किंग क्या है। तो ये स्मार्ट लर्निंग में हम बेसिकली ये लेकर चल रहे वेरी हैं। नाइस। अब तो इससे और भी ज्यादा एनिमेशन भी आ गई है ना सारी बिल्कुल। चीजों में। अब हर चीज की जैसे कॉन्स्ट्रेंट होती है। अब हाँ। मिसाल के तौर पर अब आपने ये इमेजिन कर लिया, हाँ। अब ये भी हमें देखना चाहिए कि करंट जो है वो किन ऑब्जेक्ट्स में से पास कर सकता है और किस में नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक और चीज है, हाँ। ठीक है। ये क्या है? ये एक ऐसी बैटरी है कि जब करंट देती है ना तो खुद चीख कर बताती है कि मैं दे रही हूं। अच्छा यानी मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूं, जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल्स हाँ, होते हैं, हाँ। पॉजिटिव नेगेटिव, इसके भी 2 टर्मिनल्स हैं। ठीक। मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ओके। ये एक टर्मिनल है, जैसे ही मैं इसके दूसरे टर्मिनल को टच करूंगा ओके। तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो सही। जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करूंगा वो तो ऑफ करंट हो फ्लो। जाएगा। तो ठीक यहाँ है। से हम एक और बात सीख सकते हैं कि करंट तभी फ्लो करता है जब उसके दोनों टर्मिनल्स दोनों आपस में टर्म- किसी तरह हाँ, से कनेक्ट हो ओके, जाए, ठीक क्लोज है, लूप हो जाए। ठीक है। मैं जितना मर्जी करीब चला जाऊं, अगर मैं टच नहीं कर रहा तो करंट फ्लो तब नहीं तक कर वो सकता। flow नहीं आप इसको यूं भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे हम स्विच ऑफ और स्विच ऑन, हम कहते हैं ना स्विच ऑफ होता है, पंखा बंद हो जाता है, वो क्या होता है? असल में ये स्विच ऑन है। तो मेटल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं जब स्विच ऑन, और जैसे आप स्विच को ऑफ करते हैं अंदर मेटल्स आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो तो ऑन बंद हो ऑफ जाता है। ऑन ठीक, ऑफ, ये ठीक, इस तरह से बेसिकली ठीक। काम कर रहा होता है। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से हमारे गिर्द ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो करंट फ्लो करते हैं और ठीक। कौन से जो करंट फ्लो नहीं करते, ठीक और है। ये एक्टिविटी मैं आपके साथ मिलके करता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं मिसाल भी के तौर पर जनाब इसका metals। पार्ट बनने वाली हूँ। अच्छा, करंट तो नहीं लगेगा ना? नहीं, करंट नहीं। लाइव शो में पता चले मुनीबा को करंट लगा। अगर ये चल रहा है, आवाज आ रही है, तो मतलब करंट फ्लो कर रहा है। ये अच्छा, भी मेरी ठीक। बॉडी में से करंट फ्लो कर रहा था, अभी ओके। आपकी बॉडी में से करेगा। करंट सही। का मसला नहीं है, हाँ। अमाउंट ऑफ करंट का मसला होता ओके। है, तो वो सेफ है। तो अगर आप इसको ये पकड़ें, अब ये मेरे पास एक मेटल रॉड है, हमने देखना है कि मेटल रॉड में से करंट पास करेगा नहीं। अब ये इसका चलना ये बता रहा है कि मेटल रॉड में से metal करंट से पास कर हाँ। रहा है। इसका मतलब मेटल्स में करंट को फ्लो करने की एबिलिटी है। ठीक, अब ठीक है। यहाँ से बच्चे को बताऊंगा मैं कि भाई इसलिए वायर्स के अंदर कॉपर की मेटल क्यों होती है, क्योंकि वायर्स का काम करंट को ठीक फ्लो है, करवाना है। ठीक या है। हम ये भी बच्चों को बता सकते हैं कि आप जब खास तौर पर बच्चे जब चाबी डाल देते हैं स्विच के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि चाबी मेटल की बनी मेटल होती की है, है। तो मेटल जहां भी करंट के रास्ते में आई तो करंट को गुजारेगी, फ्लो करेगी। सही, इसे हम ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में कंडक्टर्स कहते हैं। तो मेटल्स जो है वो कंडक्टर्स हैं। ओके, लेकिन इसी तरह से अगर आप देखें कि ये मेरे पास वुड है, एक लकड़ी है, ठीक है। तो अब हम वही करते हैं, ये लूप कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब लूप कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये नहीं लेकिन चला। wood इसका से मतलब नहीं इस वुड ने इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं किया है। तो हमें ओके। जहां पर भी ऐसा सिस्टम चाहिए होता है कि जहां हम चाहें कि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो फॉर आवर सेफ्टी, तो वहां पर हम क्या करते Wood हैं, use कर वुड सकते यूज हैं करते हैं। हम और लोग, हम ठीक लोग है। देखते हैं कि डिफरेंट हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हैंडल्स हमने वुड से बनाए Wood से होते हैं बनाए ताकि होते वो हैं, हाँ, करंट हाँ। फ्लो ना करे। और इसी तरह से ये मेरे पास एक प्लास्टिक का पीस है, प्लास्टिक मार्कर का, ठीक है, है, इसको भी ओके। चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये भी अभी करंट को फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब प्लास्टिक भी कंडक्टर नहीं है। नहीं है, और सिर्फ इस जो वजह से- मेटल है सिर्फ वो मेटल्स कंडक्टर है। कंडक्टर। इस ओके। वजह से हम जब प्लास वगैरह इस्तेमाल करते हाँ, हैं तो घर उसके में जो भी हमारे इस तरह के जहाँ से वो हमने पकड़ना प्लास्टिक होता के होते है, हैं, वो हाँ। ग्रिप उसकी प्लास्टिक की हाँ। होती है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो वायर्स होती हैं, वो हाँ। वायर्स जो है उनके ऊपर प्लास्टिक की प्लास्टिक इंसुलेशन होते हैं, होती है। वो हाँ। सिर्फ इसलिए होती है आपको सेफ। तो जहाँ आपको सेफ्टी चाहिए वहाँ हम प्लास्टिक, या आपकी स्विच बोर्ड इवन खुद प्लास्टिक भी के होते प्लास्टिक के हैं, होते हैं, अंदर हाँ, मेटल होती है हाँ। जहाँ करंट फ्लो करना होता है, सही। लेकिन ऊपर आपको हर जगह प्लास्टिक या कोई इस तरह की इंसुलेशन मिलेगी ताकि आपको करंट। तो अगर ये बच्चे के पास ये चीज है, आप सोचे थोड़ी देर के लिए वो पूरे घर में फिर रहा है और वो कभी पत्तों के साथ लगाकर टच कर रहा है, चेक कर रहा है कि भाई क्या है, अपने वो उसने एक दिन के अंदर ना अपने घर में मौजूद सारी चीजों को चेक कर लेना और उसने बता तो देना खुद कि उसने कितनी लर्निंग कर ली है इस हिसाब से Exactly. कि और मतलब- यही अगर हाँ। आप उसको वैसे लिस्ट देना हाँ। याद करने को, तो वो कि नहीं कर सकता। उसको नहीं याद होगा, लेकिन वो अपने हाथ से जब जैसे जैसे चेक करेगा वो उसके सामने मतलब बैठ उसके के लिए एक जाएगी। एक्साइटमेंट का लेवल भी होगा कि अच्छा मैं कोई नई चीज एक्सप्लोर खुद से भी कर रहा हूँ Exactly. और मुझे एक अच्छा भी लग रहा है और मैं उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करने हाँ। की अपनी एक फील होती है, तो बिल्कुल वो उसे ऐसे। लगेगा लाइक मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, इस पूरे साइंटिफिक प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक और डिमॉन्स्ट्रेशन थी, मैंने बता दिया, लेकिन अब इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। खैर, आप- एनिमेशन का आप बता रहे हैं, ये क्या है, इसके अब- थ्रू किस तरह कर अब सकते हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एक इशू ये है कि ये एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, गैजेट्स जो हैं Exactly, ये और बड़ी फिर इनको महंगा है। मैनेज करना भी एक काम है। यानी आप क्लास में जा रहे हैं, आपके पास पूरा बॉक्स है, 10 मिनट आपको चीजें अरेंज करने में लगेगा। अब हमारा सिस्टम ये अलाउ नहीं करता फिलहाल
तो ऐसी सूरत में, और फिर ये भी होता है समटाइम आप ऐसी चीजें करना चाहिए जो डिमॉन्स्ट्रेट हो नहीं सकती। जी। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्पेस में मौजूद हूँ हाँ। और वहां की कोई बात करना चाह रहा हूँ, तो फिर वो आप उसको इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट तो नहीं कर सकते। मैं कैसे स्पेस में जा सकता में तो नहीं जा तो सकते हम एग्जैक्टली, क्लास तो लेने। ऐसी हाँ। सूरत में फिर हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम फिर एनिमेशन का सहारा लेते ओके। हैं। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एनिमेशन बनाने के प्रीमियर होता है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, सही। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो फिर आपके एनिमेशन दिखाई ना दें ताकि हाँ पता जी। चल जाए हमारे देखने वालों हाँ को जी, कि हम एक किस तरीके की बात एनिमेशन कर हमने रहे बनाई हैं। जिसमें हमने एक सफर किया ओके। कायनात की सबसे बड़ी चीज से सबसे छोटी चीज की क्या तरफ। बात है जनाब। तो वो लोगों को बड़ी पसंद आई, तो अगर चले चले फिर तो वो जबरदस्त देखते हैं, आइए मिलके। देर नहीं, बल्कि ये है हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसमें नजर आने वाले हर जर्रे में आपको बेतहाशा गैलेक्सीज नजर आएंगी, और इन्हीं गैलेक्सीज में से किसी एक गैलेक्सी के अंदर आपको बिलियंस ऑफ स्टार्स नजर आएंगे। इन्हीं गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, और उसके अंदर जब हम देखेंगे तो वहां पर भी हमें बहुत से स्टार्स नजर आएंगे, और उन सारे स्टार्स में से ये एक हमारा अपना सूरज है। और इस सूरज के गिर्द आपको बहुत से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये वो प्लैनेट है जो हमारा अपना घर यानी अर्थ है। अभी तक हमने जितने भी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स को देखा, फिजिक्स में कुछ लोगों का काम है सिर्फ इनको पढ़ना, यानी ये फिजिक्स का पहला महाज या फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स है। आइए अब हम चलते हैं अपनी जिंदगी, लेकिन हम फोकस करते हैं इस खूबसूरत दरख्त पर जिसमें बहुत से सेब आपको नजर आ रहे हैं, और मैं इस सेब के बारे में ये जानना चाहता हूं कि ये किस चीज से मिलकर बना है। उसके लिए मुझे इस सेब के अंदर देखना होगा, तो मैं इस सेब को इनलार्ज करता हूं, और मैं इसको मजीद इनलार्ज करता हूं, और मैं ऐसा ही करता रहता हूं यहां तक कि मुझे मॉलिक्यूल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। जमीन के स्केल से लेकर मॉलिक्यूल्स के इस स्केल तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने देखे, उनकी स्टडी फिजिक्स का दूसरा महाज यानी सेकंड फ्रंटियर है। बट दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज आई कैन फर्दर इनलार्ज देम। मैं इनको मजीद बड़ा करके देख सकता हूं कि इसके अंदर तो बहुत से एटम्स मौजूद हैं, एंड एटम्स आर नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी टू, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और जनाब क्या ही बात है, मतलब बड़ी खूबसूरती से इस एनिमेशन में आपने हमें बताया है हसन, और मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों से बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जल्दी सीख सकते हैं। इतने से पार्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आखिरी में क्या कमेंट करेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से भी और तमाम जो हमारे इदारे हैं उनसे भी कि वो क्लास के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को लेकर आए। हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वरना हम पहले ही दुनिया से बहुत पीछे हैं। हाँ। हम मजीद पीछे ही रह जाएंगे। तो अब मैं अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। तो अगर एक इंडिविजुअल इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो आप सोचें कि बड़े इदारे जो है ना, जैसे अब हम लोगों ने स्मार्ट लर्निंग स्टार्ट किया, तो ऐसे इनिशिएटिव हर इदारे को लेने चाहिए, और वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को जो है ना वो प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और उम्मीद करते हैं अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, और हम भी उम्मीद और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। हमारा प्लेटफॉर्म तो है ही है, लेकिन आप लोग भी अपने तौर पर इन चीज़ों को फोकस करें, इन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करें। हसन फरीद एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम बात करते हैं जनाब लर्निंग बेस्ड एजुकेशन के हवाले से। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब बात की जाए मौसम की, तो चंद साल पहले ना हम देखते थे कि पाकिस्तान में 4 मौसम ही हुआ करते थे, लेकिन अब मौसम में सरमा का आगाज होते ही एक नया मौसम एंट्री लेता है। लेकिन जनाब आप समझ ही चुकी होंगी कि मैं बात कर रही हूँ स्मॉग की हवाले से। तो पाकिस्तान के सूबे पंजाब में रवा बरस भी मौसम सरमा का आगाज होते ही स्मॉग में डेरे डाल दिए, और सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता हफ्तों में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से पैदा होने वाली जो स्मॉग है उसकी मिकदार इंतहाई ख़तरनाक सतह पर इस वक्त पहुंच चुकी है। और हालिया डेटा के मुताबिक रवा माह लाहौर शहर है हमारा, वो मुतअद्दिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की
फेरिस्त में पहले नंबर पर आए और एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मॉग की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। मगर दर हकीकत ये वो आलूदगी है जो सारा साल फिजा में मौजूद रहती है और स्मॉग की इस सारी सूरत हाल में बेशुमार बीमारियां भी जन्म लेती हैं जो शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी हैं और जिसकी बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीलियां हैं। तो स्मॉग की क्या वजह है, पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से हमें मजीद क्या क्या इकदामात उठाने की ज़रूरत है, क्या हम इसको एक मसला समझते भी हैं एज अ पाकिस्तानी के नहीं समझते हैं, इंडिविजुअली हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िज़ा फरहान हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। फ़िज़ा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much for having me here. It's a pleasure always. फ़िज़ा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से आज हम बात करेंगे क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको पता है जैसे अक्टूबर आता है तो स्मॉग भी आ जाती है। तो क्या हम क्लाइमेट चेंज को मसला समझते हैं ग्लोबली कि ये हम सबका मसला है? देखिए मुनीबा, पहले हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते थे, इट वाज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। हाँ। जब मैंने शुरू किया था अपने करियर का आगाज एज अच्छा। द CEO ऑफ बख्श एनर्जी, मुझे अभी भी याद है 2007 में हम लोगों ने पाकिस्तान की पहली सोलर एनर्जी कंपनी लॉन्च की थी। और जब हम लोगों को जाके कहते थे कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट करें और अपने घरों में, अपने कमर्शियल ऑफिसेज में, अपनी इंडस्ट्रीज में सोलर पैनल्स लगाए, देश से क्यों हम पे क्यों करें एनर्जी के लिए, ये कौन करता है? यू नो, ओवर टाइम इट हैज़ बिकम अ रियलिटी। पहले ये एक बात थी जो साइंसदान करे थे, साइंटिस्ट करे थे, नई नई कंपनीज करी थी। अब बच्चा बच्चा ये बात समझ रहा है क्योंकि असरात जो है वो हमारे सामने आ गए। क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ रियलिटी। हमारी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट की सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, अभी आपने मॉनसून्स देखे, वी हैड वन ऑफ द वर्स्ट स्पेल्स ऑफ मॉनसून्स, राइट? द फ्लडिंग इन पाकिस्तान वाज कैटास्ट्रोफिक, डेवास्टेटिंग। अभी भी हमारा जो पूरा मुल्क है 1/3 इज स्टिल अंडर वाटर। मतलब अब इफेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि मतलब एक अंधा आदमी भी जाग जाए कि ये क्या हो रहा है और हमें कुछ करने की जरूरत है इसको लेके। जैसे आपने कहा कि अब सर्दियों का आ रहा है सीजन, तो पहले आप याद करें 10 साल पहले हमारे बचपन में लाहौर की सर्दियाँ कितनी प्लेजेंट होती थी, खुशबूदार स्मेल होती थी, एक फ्रेशनेस होती थी। और अब हमें वेलकम ही सर्दियों का स्मॉग से मिलता है और ये दिन ब दिन हालात ख़राब से बद से बदतर होते चले जाएंगे अगर हम लोगों ने बहुत एक्टिवली इसको प्रायोरिटाइज ना कर लिया और सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर कोई सोल्यूशन ना निकाला। क्योंकि एज यू कैन राइटली सी कि अभी जब स्मॉग आती है तो लाहौर बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। देयर आर अबाउट 16,000 डेथ्स एवरी ईयर दैट हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉग। बच्चों के जो बच्चा 1 out of 3 चिल्ड्रन जो अंडर 5 और मेरी 3 साल की बेटी खुद है और मुझे इसलिए बहुत तकलीफ होती है, जो लाहौर में इस स्मॉग के सीजन से गुजरता है, इवेंचुअली व्हेन दे ग्रो अप दे विल हैव सम काइंड ऑफ अ लंग डिजीज, क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स को खराब करती है, आपके ऑर्गन्स को तबाह करती है। सो नाउ वी हैव टू रियली रियलाइज कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। पानी कम हो रहा है, गैस खत्म हो रही है, यू नो, देयर आर these natural calamities are becoming a problem in our tech space. तो अब ये वक्त आ गया है कि हम सब जाग जाएं, जागो लाहौर की तरह जागो लाहौर, जागो पाकिस्तान, और हम ये समझ जाएं कि क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ रियलिटी और हमें सबको अपनी इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल कैपेसिटीज में इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हाँ, एब्सोल्युटली। लेकिन ये स्मॉग के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग अभी भी इसको नहीं समझते हैं, वो मिक्सचर कर देते हैं, ये फॉग है, नहीं सर्दी आ गई फॉग है, लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रही होती स्मॉग है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हमें लग सकती हैं। तो स्मॉग की क्या वजह है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी मतलब ऑर्गन्स के लिए ख़राब है? देखिए स्मॉग, ये बिल्कुल यूर एब्सोल्युटली राइट कि अभी भी कुछ पुराने ख्यालात के लोग समझते हैं फॉग आ गई है। फॉग और स्मॉग में बहुत फर्क है। फॉग तो होती थी, ड्यू ड्रॉप्स होते थे, खुशबूदार होते थे। मुझे अभी भी याद है अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के दिन जब वो एक खुशबूदार फॉग होती थी जिसमें आप सुबह उठते थे। स्मॉग इज एक्सट्रीमली डेंजरस। इट्स ऑल द केमिकल्स जो ओजोन लेयर में जाते हैं, दे मेक अ क्लाउड एंड दैट्स व्हाई दैट हैज़र्डस ग्रे क्लाउड अराउंड अस। एक तो कलर का फर्क है, इट्स नॉट दैट व्हाइटिश गंदा सा, हाँ, लगती है, इट्स ग्रेइश ब्लैक एंड इट्स एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज ऑल द केमिकल्स जो इकट्ठे होके आपकी फिजा को आलूद करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, और वो मतलब मतलब टार है जो आप अपने लंग्स में ब्रीथ कर रहे हो, राइट? बहुत सारी वजूहत हैं इसकी। कहते हैं कि ऑब्वियसली वो क्रॉप सीजन होता है तो उस वजह से उस वक्त जब क्रॉप्स चलती हैं तो उसका एक मेन वो है, लेकिन जो हमने जितनी भी रिसर्च पढ़ी है, क्रॉप्स तो ऑब्वियसली बहुत देर से जलती आ रही है, सालों से जलती आ रही है। एकदम से क्या हो गया? एकदम से ये हो गया कि सब कुछ एक साथ हो गया,
अच्छा। क्रॉप्स तो जलती आ रही थी, हाँ। ब्रिक किलन्स जलती आ रही थी, फैक्ट्रीज की मिकदार बढ़ती जा रही है, हाँ। इंडस्ट्रीज की मिकदार बढ़ती जा रही है, कोई रिसाइकलिंग का वेस्ट का मैकेनिज्म नहीं है, कोई उसको काउंटर करने के लिए कोई ग्रीन एक्टिविटीज नहीं हो रही। जैसे एक वो बिलियन ट्री सुनामी कैंपेन था, राइट? आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक, क्योंकि जब हम इतना नुकसान कर रहे हैं तो साथ हम कुछ फायदे के ऊपर भी तो काम करें। वी हैव टू, हमने नेचुरल बैलेंस को ऑफसेट कर दिया। अच्छा। पहले इसलिए इतना पता नहीं चलता था क्योंकि नेचर सपोर्ट कर रहा था उसको, राइट? ब्रिक किलन्स चलती जा रही थी, फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही थी, फसलें जलती जा रही थी, दिवाली हो रही थी और हम लोग द नेचर वाज स्टिल काउंटरिंग ऑफ दैट ऑफसेटिंग बैलेंस। अब नेचर की हो गई है बस हो गई है। अब नेचर की वाकई इट्स जस्ट अ नेचुरल एक रिसोर्स पूल था ना, बिल्कुल अब उसकी बस हो गई। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, गाड़ियां सड़कों पे इतनी ज्यादा आ गई हैं, उन गाड़ियों के धुएं से इस स्मॉग का एक मेजर फर्क पड़ता है। जब आप देखें छुट्टी वाले दिन एकदम से थोड़ी फजा क्लियर होती है, कोविड डेज वर द ब्रिलियंट एग्जांपल, एग्जैक्टली, हर किसी को सिखाने के लिए और बताने के लिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है और हम सब उसमें क्या और वो पहले साल में हमने देखा था कि लाहौर का जो आसमान है इतना क्लियर और खूबसूरत आसमान था, वो हमें देखने को मिला था। जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रीज कम हुई थी, बंद हुई थी, कमर्शियल एक्टिविटी कम हुई थी, सड़कों पे गाड़ियां आनी कम हुई थी, एकदम से आलूदगी में क्लैरिटी आ गई थी, राइट? तो उससे आपको पता चलता है कि ये सारे हमारे ही करतूत हैं जो कि नेचर इज काइंड ऑफ गेटिंग डन विद इट नाउ, और अब वो बैलेंस ऑफसेट हो गया और अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है और नेचर की एज यू सेड बस हो रही है। इसीलिए यू आर सीइंग ऑल दीज डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स, और जो कि अल्लाह माफ करे बढ़ते चले जाएंगे। हमारी फ्लड्स आर एन आई ओपनर फॉर अस। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कभी इतनी तबाही इस मुल्क ने नहीं देखी और अभी तक कोई उसका वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होना है, बिकॉज इतना एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है ये क्लाइमेट चेंज। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, Absolutely. मतलब जिनको देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, ये चीजें होती जा और रही देखिए हैं। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है। हाँ. अगर आप कहीं भी देखो, लंदन में इस बार वर्स्ट हीट वेव, हाँ, एग्जैक्टली। यूरोप में ऐसी गर्मियां पड़ रही हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं है, एक्सट्रीम सर्दियां आ रही हैं, एक्सट्रीम गर्मियां आ रही हैं। हाँ। मसला ये हो रहा है कि हमारे मुल्क में प्रिपेयर्डनेस नहीं है, हमारे मुल्क में प्रिवेंशन के ऊपर काम नहीं हो रहा, अच्छा। हमारे मुल्क में उसके ऑफसेट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा कि इसको किस तरह से कम किया जाए। बाकी पूरी दुनिया ने क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली ले लिया है। नेट जीरो इनिशिएटिव्स प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सीरियसली उसको अडेप्ट कर लिया है, गवर्नमेंट्स ने कमिट कर दिया हुआ है नेट जीरो टारगेट्स एंड दे आर वेरी एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स इट। यूरोप रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। Europe is even exporting renewable energy now. Okay. Many of the Scandinavian countries are exporting renewable energy now. Solar लगाने की subsidies मिल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है. Electric vehicles. That's the most beautiful, simple solution to this car methane problem, right? हमारे मुल्क में उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं हो रहा जो बहुत तेज़ी से होने की ज़रूरत है. ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैंपेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी के इंसेंटिव्स, सब्सिडीज रेजिडेंशियल सेक्टर्स को वो रिन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करें, क्योंकि सबको मिलके इस बैलेंस को वापस नीचे लेके आना है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम गवर्नमेंट पे डालें ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट अकेले मिलकर कुछ नहीं कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर्स को भी निकलना चाहिए, उन्हें भी आके ये चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल। So Muniba, I work with multiple governments, private sector, individuals, you know, so I'm in the center of this whole debate in most cases. और मेरा हमेशा से कहना यही होता है कि खाली गवर्नमेंट्स का काम बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अगर बैठ जाएं कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, that's very unfair. कोविड अगेन वाज द बेस्ट एग्जांपल, जब इंडिविजुअल्स ने कॉन्शियसली इस चीज़ को देखना शुरू किया, गाड़ियाँ कम सड़कों पे आना शुरू हुई, हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ज़रा कॉन्शियसली मॉनिटर करना शुरू किया, अपनी अपनी फैक्ट्रियों को उतना चलाया जितना चलाने की ज़रूरत थी, वी सॉ द इम्पैक्ट आवरसेल्व्स। इसमें गवर्नमेंट को तो काम करने की ज़रूरत है ही है। जिस तरह पहले हमने देखा कि नेशनल लेवल पे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स हुई थी, बहुत ड्रास्टिक और इम्पैक्टफुल एक्शंस करने की ज़रूरत है। अब खाली बातों से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये वो गवर्नमेंट का काम है ऑब्वियसली। पॉलिसी के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर सब्सिडीज दें, रिन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करने के लिए अपने कमर्शियल क्लाइंट्स को, इंडस्ट्रीज को, रेजिडेंशियल कस्टमर्स को सब्सिडीज दें। नेट मीटरिंग हमारा एक बहुत अच्छा नेपरा का इनिशिएटिव है जो कि चल रहा है, लेकिन मतलब जैसे ही स्केल पे हम नंबर्स आते हैं ना तो वी गेट अ बिट डाइसी ऑन थिंग्स। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम बहुत कंसिस्टेंट एक फ्रेमवर्क के तहत रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेशन पे काम करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग अडेप्टेशन पे काम करें, और द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ऑल ऑफ दीज स्टेप्स वेरी सीरियसली। प्राइवेट सेक्टर को क्या करने की जरूरत है? प्राइवेट सेक्टर हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले।
एक तो प्राइवेट सेक्टर को सबसे पहले अपने नेट जीरो टारगेट्स को देखने की जरूरत है, जी। अपनी वेस्ट रिसाइकलिंग को देखने की जरूरत है, अपनी सस्टेनेबिलिटी को देखने की जरूरत है, जो कि काम हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वर्क विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, क्योंकि अपनी दे नॉट ऑल डूइंग इट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बट इट्स ऑल्सो बिकम अ बिजनेस केस नाउ, क्योंकि अब गोइंग ग्रीन, सोलर पे जाना या रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना, वेस्ट और रिसाइकलिंग को मॉनिटर करना हैज एक्चुअली बिकम प्रॉफिटेबल, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट डेवास्टेटिंग फॉर द क्लाइमेट, इट्स एक्चुअली अ बर्डन ऑन योर पॉकेट एज वेल. कोल, फॉसिल फ्यूल्स और पुराने जो सारे पावर के निज़ाम है उसके ऊपर चलना इज एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव रिसोर्स. बट आई एक्चुअली फील एट द एंड ऑफ द डे इट्स इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी. बिल्कुल ऐसे। फिजा, जिस तरह इंडिविजुअली आपने बोला कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह के इकदामात, किस तरह का चेंज हम इंडिविजुअली लेकर आ सकते हैं? देखिए मेरे बिकॉज एज वी डिस्कस्ड कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत सीरियस इशू बन चुका है, हम सबकी रियलिटीज़ का पार्ट बन चुका है. एक थ्योरेटिकल किताबी बात नहीं है जो कि सिर्फ ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में पहले की जाती थी, बल्कि ये रियलिटी है जिसमें हम सबको गुजरना है और गुजर रहे हैं, और हमारी आने वाली नस्लों को और मजीद इसके जो वर्स इम्पैक्ट्स हैं उनसे गुजरना पड़ेगा. इसलिए अब किसी पे भी ब्लेम गेमिंग करने का अब टाइम नहीं रहा. अब टाइम ये आ गया कि हम सब इस चीज़ को अपने अपने हाथ में ले लें और कोशिश करें कि 220 मिलियन की हमारी आवाम है, अगर उनमें से आधे भी इसको कॉन्शियसली लेके चलेंगे तो हम कोई इम्पैक्ट कर सकते हैं. अच्छा, तो जहाँ गवर्नमेंट्स को तो इसको प्रायोरिटी आई थिंक एजेंडा बना देना चाहिए अपनी सारी हर किस्म की पॉलिसी मेकिंग का, इंटरवेंशंस का नेशनल लेवल पे. प्राइवेट सेक्टर ने ऑलरेडी इसको प्रायोरिटी बना लिया है बिकॉज एज आई सेड उनके लिए एक बिजनेस केस बन गया है टू गो ग्रीन, टू बिकम सस्टेनेबल. तो अब वो हर तरह के इनोवेटिव तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल बनाएं, अपनी प्रैक्टिसेस को ग्रीन बनाएं, बिकॉज इट्स बिकम अ बिजनेस केस फॉर देम. ऑन एन इंडिविजुअल लेवल नाउ वी नीड टू सी कि हाउ कैन वी व्हाट कैन वी डू. सबसे पहली बात जरूरी है इसकी अवेयरनेस, जो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, जो हमें अगर कुछ लोग सुन रहे हैं और उनको ये बात समझ आ जाए कि किस तरह क्या प्रॉब्लम है क्या और ये एक सीरियस इशू है. आई थिंक सबसे ज़रूरी बात यह है अवेयरनेस की. आजकल तो हमारे स्कूल्स में बच्चों की मुझे बहुत खुशी होती है, कैंपेन्स चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको समझाया जा रहा है कि क्या बात है, ताकि हर किसी को पता चले, क्योंकि बात छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है. फ्रॉम वाटर वेस्टेज, हमारा पानी खत्म होने वाला है. एग्जैक्टली. कुछ सालों में हमारा मुल्क में पानी खत्म हो जाएगा. राइट, मतलब ये बातें ऐसी हैं जो अभी हम बोल रहे हैं, अभी किसी को समझ नहीं आएंगी, और जब खत्म हो जाएगा तो तब हम लोग तब फिर सारे इधर पीछे भाग रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. राइट. तो प्रिवेंशन के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है. हम सिर्फ रिहैबिलिटेशन करना जानते हैं जब एक बार डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है. राइट, मतलब हमारे सर पे जब चीज पड़ती है हमें तब होश आता है, उससे पहले नहीं हम कर रहे. बिल्कुल. एक हमें क्या करने की जरूरत है एज एन इंडिविजुअल, एक एनर्जी एफिशिएंट माइंडसेट बनाने की जरूरत है. हर चीज पे कॉन्शियसली सोचें. अगर पानी ऑन किया हुआ है तो उसको जाया मत करें. रिसोर्सेज को अपनाएं. टेक ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री. राइट, ये किसी और की नहीं है, ये आपकी अपनी है. और अगर आप इनको जाया कर रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो. इस बात को समझें. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एक शिफ्ट आ रहा है. पीपल आर कन्वर्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. उसमें भी गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, चार्जिंग स्टेशन चाहिए आपको टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अ रियलिटी. गोइंग ग्रीन, गोइंग ऑन सोलर, अपने घरों को, अपनी कमर्शियल बिल्डिंग्स को, उसमें भी गवर्नमेंट को अगेन जरूरत है कि वो कुछ सब्सिडाइज करे इस चीज को, जैसे बाकी बहुत सारे मुल्कों ने किया, टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर, द इंडिविजुअल कस्टमर, कि वो अपने घर पे सोलर लगाए, दे गो ग्रीन सस्टेनेबली. सही. एंड देन बच्चों को ये चीजें सिखाएं इंडिविजुअल लेवल पे कि वो किस तरह से छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका जाया नहीं करना चाहिए, पेपर का जाया नहीं करना चाहिए, पानी का, यू नो, स्मॉल थिंग्स दैट ऐड टू द कलेक्टिव होल. राइट. एंड देन ऑब्वियसली वी नीड टू कम टुगेदर. इस तरह के इशू जैसे अभी फ्लड हुए तो उसमें all of us need to come together, because as I said 1/3 of this country is still underwater as we speak. और इसके WHO is predicting the worst wave of waterborne disease coming up for Pakistan. The effects are mind-boggling. So we really have to, at all of our institutional and individual capacities, take this agenda as our utmost priority and work towards it. मतलब प्रायोरिटाइज हमें करने की जरूरत है ना कि किस इशू को हम लोगों ने आगे दरख्त लेकर चलना है. लगाएं, Exactly, दरख्त लगाएं. अपने घर के आसपास जितनी जगह है उस पर ज्यादा ज्यादा दरख्त लगाएं. स्टार्ट फ्रॉम देयर. बिल्कुल ऐसे ज्यादा से ज्यादा. हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नजरें नहीं रख सकते हैं या उनकी तरफ नहीं देख सकते कि गवर्नमेंट करेगी तो इम्पैक्ट तो आपको भी होगा ना. इम्पैक्ट आपको भी होगा, मुझे भी होगा. मतलब हम अगर पौधे लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें भी होगा, वो सोसाइटी में भी होगा. तो आई थिंक द ओनली थिंग इज टू कन्वर्ट द माइंडसेट इनटू मेकिंग इट अ पर्सनल केस. राइट. एंड ओनली देन वील बी एबल टू सी सम इम्पैक्ट.
ठीक है जी, फिजा फरहान हमारे साथ मौजूद है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। फिजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। pleasure always. स्मॉग के हवाले से, जनाब क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात करें कि ये कितना बड़ा इशू है, ग्लोबली इस चीज़ के बारे में बात की जाती है, लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें इसके बारे में कितने इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले सालों में हम इसके हवाले से मज़ीद कोई जो डिज़ास्टर है वो ना अपना सकें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा खेल और खिलाड़ी का, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। तो खेल ना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपने मजबूत और फिट रहना है तो खेल आपको मदद देता है। और स्टडीज़ भी ये कहती हैं, एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि जिस मुआशरे के जो खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के जो हस्पताल वो वीरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्ट ही देखा जाता है। पाकिस्तान में हर चीज़ ही उल्टी होती है। बहुत से लोग हैं जो शिकायत करते हैं, यहाँ पे जो हमारे एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, शिकायत करते हैं कि सिर्फ फोकस किया जाता है क्रिकेट पर, बाकी सहूलियात या बाकी खेलों को उस तरह तरजीह नहीं दी जाती है, प्रमोट नहीं किया जाता है, उनको सहूलियात नहीं दी जाती हैं। तो जनाब, आज हम इस पे बात करेंगे साइकिलिंग के हवाले से कि ये भी एक बड़ा अहम शोबा है और रिप्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान को इसमें भी। और गुज़श्ता महीने ही हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एक जो साइकिलिंग चैम्पियनशिप जो है, वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप, उसको मुनक्किद किया गया। 200 से ज़्यादा जो ममालिक से साइकिलिस्ट वहाँ पर आए, उन्होंने शिरकत की और पाकिस्तान से भी बहुत से जो साइकिलिस्ट थे उन्होंने वहाँ पर शिरकत की है, रिप्रेजेंट किया है। और जो मौज़म खान है, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के, उन्होंने उनकी क़यादत की, उनकी तैयारी करवाई। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है हमारा वहाँ का और मज़ीद किन किन इक़दाम उठाने की हमें अभी भी ज़रूरत है इस शोबे में, इस पर बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन मौज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ आज तशरीफ़ लेकर आए हैं अदनान एहसान है, प्रेसिडेंट है पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के। मौज़म साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। अदनान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मौज़म साहब, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी। साइकिलिंग के वाले से पहले भी बहुत सारी नशिस्तें हमारी रही हैं, बात की है हमने कि कहाँ कहाँ पे अभी भी हमें ज़रूरत है। ये जो हालिया अभी मुनक्किद हुई थी चैम्पियनशिप, इससे कितना हमें बूस्ट मिला है और रैंकिंग में हमारी बेहतरी आई है, तो अभी भी फिर भी हम पीछे हैं, बहुत सारा पीछे हैं अभी भी। आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें और भी हमें करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो क्वेश्चन आपका है वो वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप के हवाले से है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों का पार्टिसिपेट करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्राउड है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि हमारी जूनियर एथलीट ने जो है वो इसके अंदर हिस्सा लिया। और जो इंटरनेशनल जो साइकिलिंग की बॉडी है, जो कि UCI है, उसने इसको बड़ा ही अप्रिशिएट किया है। और जब उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान में आने वाले कल में जो है वो साइकिलिंग जो है वो मज़ीद तरक्की करेगी। अच्छा। क्योंकि जिस वक्त हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करते हैं तो उनको भी नज़र आता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, ऐसे ही है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस लेवल पे काम होना चाहिए, हमें उसके लिए वो सहूलियात जो होनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और जिस वक्त हमारी जैसे और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ख़ास और बड़ा ही एक जिसको कहते हैं प्राउड का मकाम है कि मैंने पाकिस्तान को वहाँ की जनरल काउंसिल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिसमें तमाम ममालिक के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद होते हैं। और वहाँ पे जिस वक्त हम अलहदा से सेशन हुआ प्रेसिडेंट UCI के साथ, तो उन्होंने हमें ना सिर्फ इनकरेज किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी गवर्नमेंट जिस तरह से आप अपनी मदद आपके तहत लग के इतना अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं
और अगर आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे तो आपकी रैंकिंग और पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। और जब वो होगी तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अभी भी वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि जिस वक्त गवर्नमेंट इसके ऊपर और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करेगी तो हमारी मैक्सिमम जो है वो सपोर्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, स्पेयर पार्ट्स के हवाले से, इंटरनेशनल लेवल की साइकिलिंग और साइकिलिंग के बारे में वो काफ़ी इसके अंदर हमें जो है वो सपोर्ट देंगे। तो ये एक खुशाइंद बात है कि प्रेसिडेंट एशियन साइकिलिंग फेडरेशन से हमारी मुलाकात रही, सेक्रेटरी जनरल एशियन साइकिलिंग कन्फेडरेशन से हमारी मुलाकात रही। तो ये सारी मुलाकातें जो बेसिकली साइकिलिंग की प्रमोशंस के लिए, तो जब हम उनसे मिलते हैं तो डिफरेंट आइडियाज़ शेयर होते हैं कि किस तरह से आप इसको लेके चल रहे हैं और आपको क्या क्या जो है वो मुश्किलात दरपेश है। ओवरऑल एक अच्छी वहाँ पे जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये खुशाइंद है कि आउट ऑफ 200 हम पहले जो है वो हमारी रैंकिंग जो थी 106 रैंकिंग पे थे। हम उम्मीद है, यकीन है कि ये इस दफ़ा हमारी डबल डिजिट के ऊपर जो है वो हमारी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये डबल डिजिट पे आएगी। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अचीवमेंट का जो है वो हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सिर्फ क्रिकेट पे नहीं, साइकिलिंग और बाकी खेलों पे भी फोकस करना चाहिए। और ये सारा क्रेडिट मौजम साहब आप लोगों को जाता है जो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, जितनी भी फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, इटसेल्फ जो खिलाड़ी हैं जो खुद अपने तहत आप जो मदद के चल रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं और उनकी नज़र भी आती है। अदनान आपसे पूछना चाहूँगी, जो फेडरेशंस तो अपने बिहाफ पे चीज़ें कर रही होती हैं, एसोसिएशंस क्या करती हैं बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, ताकि वो आगे जा सकें? शुक्रिया, मेहरबानी है आपका। जितनी भी फेडरेशन के नीचे जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं उनका काम होता है टैलेंट हंट करके उनको डेवलप करके फेडरेशन तक पहुंचाना। और फेडरेशन का काम होता है नेशनल लेवल के इवेंट्स कंडक्ट करके उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना, उनकी कैपेसिटी देखना और फिर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, नेशनल फोरम के ऊपर उनकी रिप्रेजेंटेशन करना। सो दरअसल टैलेंट हंटिंग, टैलेंट डेवलपमेंट ज़्यादा सब्जेक्ट है एसोसिएशन का। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर साइकिलिंग अब आके प्रमोट होना शुरू हुई है। साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स था जो कि अगर हम आज से कोई 3-4 साल पहले देखें तो कोविड के वक्त एकदम से डेवलप हुआ। लेकिन अगर हम ये पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे साया पहली फेडरेशन है बनने वाली। लेकिन जिस तरह दूसरी तमाम फेडरेशंस किसी न किसी हवाले से किसी न किसी क्राइसिस में रही, साइकिलिंग फेडरेशन भी हमेशा से पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली अपने क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकी। उसकी वजह सबसे बड़ी मुझे कोई इसके अंदर शर्म ना होगी कहते हुए कि वो गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से अदम सहूलियात हैं। अच्छा। और अभी जिस तरह हम लोगों ने ये ऑस्ट्रेलिया अपना टीम भेजी, तमाम वेन्यू सिलेक्शन फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रायल वो हमें खुद करने पड़े। अपने कोचेस को पेमेंट्स वगैरह हमें खुद करनी पड़ी। ट्रायल्स कंडक्ट करते वक्त जो फाइनेंसेस अरेंजमेंट वो हमें खुद करने पड़े। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड किसी हद तक हमारी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दीगर स्पोर्ट्स बोर्ड जो हैं, जो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड हैं या अथॉरिटीज़ हैं या डायरेक्टोरेट्स हैं, वो एज सच इतनी सपोर्ट नहीं करते साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट की। वेयरएज जब टैलेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं या टैलेंट हंटिंग की बात करते हैं तो मेजर चंक ऑफ फाइनेंसेस उधर रिक्वायर्ड होता है। अच्छा। सो
पाकिस्तान के अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे साइकिलिस्ट रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, मौजूद खान साहब खुद साइकिलिस्ट रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं, और हाँ। बहुत अच्छे लेवल तक इन्होंने जो सा है वो अपने आप को रजिस्टर किया है इंटरनेशनली। अभी भी टैलेंट की कमी नहीं है अदनान, अभी भी आप टैलेंट हंट करते होंगे तो बेतहाशा इस तरह का टैलेंट आपके सामने आता होगा कि आप खुद हैरान रह जाते होंगे कि ये पाकिस्तान का बच्चा है और बिल्कुल पाकिस्तान जी, को लेकिन represent करेगा। समहाउ उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम कोई भी टैलेंट हंट कर लेते हैं तो उसका इक्विपमेंट, उसकी न्यूट्रिशन, हाँ, फिर उसमें फिर problem आती उसको ऑल्टरनेट स्टाइपेंड अगर आपको देना है। हमारी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी समहाउ स्पॉन्सर करें, उन बच्चों को भी स्पॉन्सर करें जो किसी एक स्पोर्ट्स से हट के दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ। किसी एक ही पे फोकस ना करें, बाकी स्पोर्ट्स को भी आप जो है ना वो सपोर्ट करें। अच्छा मौसम साहब, हम देखा है कि हर चीज़ हो रही है, मतलब साइकिलिंग में भी हर चीज़ हो रही है, अपने तहत आप बेशक हो रही है। इंटरनेशनली कोचेस के हवाले से बड़ा हम लैग करते हैं, वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो जाए तो वो जो वहाँ से हमें कोचिंग मिलती है, मतलब बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो उनका वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे उस तरह की कोचिंग भी नहीं उन्हें मिल रही होती है। इसमें क्यों लैग कर रहे हैं हम, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि देखिए, जिस वक्त हम इंटरनेशनल कोच अगर हम मंगवाते हैं या अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल कोचेस की तरफ जर्मन में, फ्रांस में, अच्छा। इटली में अगर हम भेजते हैं उनको 1 माह की 2 माह की ट्रेनिंग पे, तो उसके अंदर एक अच्छा खासा जो है वो एक्सपेंस जो है वो उसका आता है। अच्छा। ठीक है ना, तो वो इंडिविजुअली तौर पर उसको बेयर करना जो है वो मैं समझता हूँ कि मुश्किल ही नहीं, वो नामुमकिन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो इस वक्त उनकी तीन डिफरेंट टीमें जो है वो डिफरेंट ममालिक में ट्रेनिंग के लिए गई हुई हैं। अच्छा। और वो सिर्फ उस वक्त आती हैं जिस वक्त कोई उनका इवेंट होता है इंटरनेशनल लेवल का। अच्छा। वो वहाँ से टीमें आती हैं, compete करती हैं, मेडल लेती हैं और उसके बाद ट्रेनिंग पे वापस चली जाती हैं। तो हमारा ये अलमिया है कि हम अनफॉर्चुनेटली, जैसे अदनान साहब ने कहा कि आपने भी कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है, असल चीज़ जो है वो उस टैलेंट को ग्रूम करना और उसको आगे लेके चलना। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि खिलाड़ी आता है 2-3 साल में वो नेशनल लेवल पर आता है। अच्छा। ठीक है, हम जिस तरह से वो जाहिर है कि उसने अपने घर को लेके चलना है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हाँ जी। अब जाहिर है कि जिस वक्त वो 2-3 साल जब घर से उसको झाड़ें पड़ रही होती हैं कि भाई आप क्या लेके आ रहे हो, ठीक है, तो असल में हम उनको ब्रेड एंड बटर से वो निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो आके भी वो कुछ देर बाद वो वापस चला जाता है, किसी काम पे चला जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा पाकिस्तान का लॉस होता है कि हमने उसको 50 to 60% जो है वो उसको तैयार कर लिया होता है, और जब 40% की बारी रहती है तो वो खिलाड़ी जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो डिसअपॉइंट हो जाता है और वो छोड़ के किसी बिजनेस में, किसी काम में जो है वो चला जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि खिलाड़ी का टैलेंट का आना ये बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि उसको सस्टेन करना और उनको कंटिन्यू प्लेटफॉर्म फ्राहम करना और उनकी जो नीड है, ठीक है, और उनको जो है वो उनकी लुक आफ्टर करना, ताकि वो कंटिन्यूसली जो है वो इसको कभी भी जो है क्विट ना करे, उसको छोड़ के जाने की वो कोशिश ना करे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा हो रहा है। जब गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट देगी, जैसे क्रिकेट में आप देखें इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए होते हैं खिलाड़ियों को, इसी तरह अगर साइकिलिंग में भी इनको मिले हुए हों, इंसेंटिव मिले हुए हैं, तो खिलाड़ी कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो एक पैशन के तहत आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैशन उस वक्त जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है जब उसके फाइनेंशियल क्राइसिस में वो जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, जब उसको रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा, उसको रिगार्ड ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर एट लास्ट फिर बच्चा जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, कहता है फिर मैं किसी और में इतनी मेहनत डालूंगा, मुझे एटलीस्ट रिवॉर्ड तो मिलेगा ना उस चीज का, तो फिर वो उस तरफ चले जाते हैं। दूसरा वुडन ट्रैक की बड़ी बात होती है मौजन साहब की, अच्छा, पाकिस्तान में वो नहीं है। हाँ, वो देखिए मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे अभी भी हमने जो यूसीआई के प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आपका इंटरनेशनल जो कि हमारे नेबर कंट्रीज में 14 वुडन ट्रैक है,
हमारे पास अगर एक भी वुडन ट्रैक हो तो वो कहते हैं कि हम आपको एशियन लेवल की चैंपियनशिप हम आपको जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके। अगर वो हमारे पास मौजूद हो और हम एशिया लेवल का इवेंट हमारे यहाँ पे हो तो आप देखें कि साइकिलिंग किस तरह से वो प्रमोट होती है और बच्चों के अंदर वो एक जोश और वलवला जो है वो किस तरह से डेवलप होता है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन हमारे मुल्क के अंदर जब नहीं होंगे, ठीक है, और वो जो एशिया और यूसीआई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो यहाँ पे नहीं आएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो फैसिलिटीज या वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में उस तरह से हमें वो शामिल नहीं कर सकते जिस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट हमारे पास ट्रैक मौजूद है, अच्छा, जो कि सिर्फ वुडन नहीं है, वुडन नहीं है, बाकी ठीक तो है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ट्रैक नहीं है, सिर्फ उसको वुडन में शेप तब्दील करने, क्योंकि वो 74-75 इयर्स ओल्ड है और अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और वो इंटरनेशनल लेवल पे वो इस वक्त सिमेटेड ट्रैक जो है वो अलाउ ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो डिसकंटिन्यू है। लेटेस्ट तौर टेक्नोलॉजी के तहत वो वुडन ट्रैक जो है वो उसमें अगर आपको पता बच्चा अगर गिर भी जाए तो वुडन पे कम चोटें आती हैं और जो कंक्रीट का जो बना होता है उसके अंदर तो जो है वो बंदा जो है वो बिल्कुल ही जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन इससे हमारी प्रैक्टिस में भी तो थोड़ा सा फर्क आता है ना मौजूद साहब। जैसे हमने देखा कि इंडिया में जब हम चैंपियनशिप करने गए तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम वो वुडन ट्रैक पे उन लोगों ने साइकिलिंग की, तो फिर उसका आफ्टर इफेक्ट भी हमें देखने को मिला कि जब ऑब्वियसली एक चीज हमने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई तो जब हम उसके ऊपर जाके चलाएंगे तो हमें नहीं आएगी वो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी बात को सेकंड करता हूँ। हाँ। मैं यही कहता हूँ कि अगर हमारे पास वुडन ट्रैक होगा तो हम जो ट्रैक पे जितने भी इवेंट है हमारे बच्चे अगर किसी भी इवेंट में इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर एक दिन पहले भी पहुंचते हैं बिल्कुल ऐसी है तो उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। क्योंकि वही स्टैंडर्ड वहां पे होगा और वही स्टैंडर्ड हमारा यहाँ पे होगा। बिल्कुल। लेकिन जब स्टैंडर्ड का फर्क होगा तो वहां पे जिस वक्त वुडन पे जाएगा तो बच्चे से साइकिल को वो कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसको जो है वो कंक्रीट के जो है वो ट्रैक के ऊपर आदत होगी। तो इसलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो अगर हम इंटरनेशनल तौर पर अपने आप को और अपनी साइकिलिंग को और अपनी स्पोर्ट्स को जो है वो आगे लेके जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा की डिमांड तो नहीं कर रहा कि अगर नेबर कंट्री में 14 है तो हमें भी 14 ही प्रोवाइड कर दीजिए। एटलीस्ट फर्स्ट फेज के ऊपर एटलीस्ट वन जो है वो वुडन ट्रैक हमें जरूर होना चाहिए जिसमें जो है वो हमारे खिलाड़ी जो है ट्रेंड कर सकें और आने वाले कंपटीशन में इंटरनेशनल लेवल पे वो अच्छे नतीजे इंशाल्लाह कर सकें। ठीक है जी। अदनान एहसान हमारे साथ मौजूद थे, मौसम खान हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और अदनान आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और अपने एनालिसिस हमारे साथ आपने शेयर किया। जनाब साइकिलिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हमें सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, उससे निकल कर भी बाकी जो खेल हैं उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए और उन्हें भी प्रमोट करना चाहिए। अब मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते हदीका के आनी का गाना सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।